मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। डियर मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आपकी स्टडी जो है बहुत तेज़ी से चल रहे होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, मुझे पूरा विश्वास है और आपको करना भी चाहिए। यह लाइफ में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक सुअवसर है जिससे आप किसी भी हालत में नहीं गंवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर बहुत अफसोस होगा, खास करके उस दिन अफसोस होता है जिस दिन मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है। बाकी लोगों के नाम रहते हैं, आपके नहीं रहते हैं, तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। इस दर्द से, इस दुख से, है ना, बचने का एक ही रास्ता है, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर निश्चित रूप से आपके अखबार के पहले पन्ने पर आपका भी चित्र सहित इंटरव्यू होगा, क्लियर। इसलिए उस दिन के लिए आज जो है आपको मेहनत करना होगा। आज ये हम लोग कन्फ्यूजन क्लियरिंग के तहत कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। हल्की फुल्की चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि नोट्स तो प्रदान किया ही जा चुका है और कुछ विशेष कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी कुछ कंसेप्ट देने के विचार से मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो मराठों का सेक्शन में जहाँ आपका है 3 टॉपिक है टोटल, है ना। एक जो है मराठों का उत्थान उदय, दूसरा शिवाजी की उपलब्धियां, और तीसरा जो है चार टॉपिक, तीसरा जो है उत्तर की ओर विस्तार, और चौथा जो है पतन। तो यहाँ पर केवल कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों पर ही मैं आज बात करूँगा। तो उत्थान सेक्शन जो है, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल रीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियर। और ये ज्योग्राफिकल रीजन जो था वो राजपूतों का मेवाड़ मारवाड़ सेक्शन, खास करके मेवाड़ से काफ़ी मिलता है। उदयपुर मेवाड़ वो भी पहाड़ी इलाका है, ये भी पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और वहाँ पर अगर संसाधनों की बात की जाए तो ना यहाँ पर उस समय संसाधन था ना वहाँ था। अब संसाधन मिल रहे हैं, खनिज वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन उस समय तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टेड तो जो केंद्रीय शक्तियाँ होती थी, चाहे साउथ इंडिया की जो सेंट्रल पावर्स थे या नॉर्थ इंडिया के दिल्ली आगरा या पटना के जो भी जहाँ सेंटर रहा है, तो उन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी नहीं रहते थे। तो वो एक सबसे बड़ा सुरक्षा था कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता था अलग अलग पावर्स का। दूसरा जो सुरक्षा था कि चाहे राणा प्रताप या फिर शिवाजी हो, ठीक है, उन लोगों का आप देखते हैं छापामार गुरिल्ला युद्ध में जो है प्रवीण होना मजबूरी है, क्लियर। क्योंकि संसाधनों का अभाव है तो बड़ा सैनिक नहीं रख पाएंगे, बड़ा सैनिक नहीं रख पाएंगे तो एक छोटा छोटा सैनिक का टुकड़ी से पीछे से बैक से अटैक किया जा सकता है बड़े बड़े सैनिकों पर, और फिर भागने का भी सुविधा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहीं भी फट से छुप सकते हैं। आखिर चंबल में डाकू का समस्या जो है ना, चंबल क्षेत्र में डाकू, उस एरिया से अगर आप गुजरे होंगे ट्रेन से, खुद फील हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपके 10 मीटर दूर भी 5 मीटर दूर भी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति समूह है, तो फिर आप खोज नहीं पाइएगा। कब पीछे से आपका अटैक हो जाएगा कहना मुश्किल है। लगभग ऐसी ही कंडीशंस जो है महाराष्ट्र चित्तौड़ में थे, महाराष्ट्र में भी थे। तो भौगोलिक रीजन जो था सबसे इम्पोर्टेंट था, और आर्थिक असमानता जो है बहुत ज़्यादा नहीं था। क्योंकि कुछ लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों तो शोषण की प्रवृत्ति जो होती है, चाहे आप घर के अंदर देखिए, चाहे घर से बाहर समाज में देखिए, देश में देखिए, पूरे वर्ल्ड में देखिए, है ना। तो उसकी संभावना भी नहीं थी। मराठा वगैरह का जो मराठा धर्म का आंदोलन चला था, ज्ञानदेव तुकाराम इत्यादि का, उस सब पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न का संभावना बनता है वो मुस्लिमों का सेक्शंस, है ना। क्या यह आंदोलन जो था, मराठा आंदोलन जो था, मराठा का उत्थान जो था, क्या मुस्लिमों के विरुद्ध था? तो यहाँ से प्रश्न जोड़ करके आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में जाना है, मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध नहीं था। तो प्रश्न बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सेटर के। तो आपको लिखने का एक समान तरीका विकसित करना होगा कि किसी भी तरीके से प्रश्न आता है आप उत्तर आराम से लिख सकते हैं। जब
शिवाजी का उत्थान हो रहा था तो उस समय जरूर औरंगजेब था, लेकिन शिवाजी का उत्थान, शिवाजी का योगदान जरूर रहा मराठों के उत्थान में, लेकिन मराठों के उत्थान में सिर्फ शिवाजी का योगदान ही नहीं था बल्कि कई अन्य कारक थे। कई अन्य कारकों का जो है उद्भव वो बहुत पहले से हो रहा था। और उस समय अगर बात किया जाए तो शाहजहाँ था। शाहजहाँ तो दक्षिण में बहुत ज़्यादा अहमदनगर को छोड़ करके इंटरेस्ट भी नहीं लिया, और उसकी धार्मिक नीति भी उतनी कठोर नहीं थी जितनी औरंगजेब की। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर मुस्लिमों का मैटर नहीं आता है। दूसरा, मुस्लिमों का मैटर अगर रहता तो शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तो हिंदू धर्म धारक का उसने जरूर लिया उपाधि, लेकिन यह भी आपको बता देना है कि हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए ऐसे उपाधियां लिया था। हिंदुओं का नेता बनने के लिए, क्षत्रिय अपने आप को घोषित करने के लिए बनारस से ब्राह्मण को भी बुलाया था। वो सब अपनी जगह, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से आप देखते हैं न ही हिंदू स्त्रियों का अपमान किया गया, न ही मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, न ही कुरान की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई। ठीक है, जैसा कि औरंगजेब के द्वारा कई अवसरों पर या कई अन्य उत्तर भारतीय शासकों के द्वारा किया गया था, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सारे तर्क सहित जब आप उत्तर देते हैं, ठीक है, तो फिर परीक्षक जो है आपको अच्छा नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर जो है आपका शिवाजी का उपलब्धि एक प्रश्न है और उत्तर की ओर विस्तार, ये दोनों सिंपल टॉपिक है। क्लियर? इसमें कुछ विशेष चर्चा का जरूरत नहीं है। शिवाजी का उपलब्धि में साम्राज्य विस्तार, सैन्य उपलब्धियाँ, भूराजस्व क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि रहा है ना, इस सारे सेक्शन को आप अच्छी तरह से डील कर देंगे। और उत्तर की ओर विस्तार में जो शुरुआती 3 पेशवा थे उनका क्या क्या योगदान रहा। तो पहला पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से न ही उनका विचार था कि हमको जो है उत्तर की ओर जाना है। क्लियर? लेकिन फिर भी मुगलों की स्थिति दुर्बल हो रही थी और जो फर्रुख सियर के साथ सैयद बंधुओं की लड़ाई चल रही थी, किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे सैयद बंधु, उसी में हुसैन सैयद अली जब साउथ इंडिया आता है तब बालाजी विश्वनाथ के साथ वह संधि कर लेता है। बालाजी विश्वनाथ के लिए एक अच्छा बेहतर मौका था और शायद शिवाजी के सिद्धांतों को उसने नहीं छोड़ा था। बालाजी विश्वनाथ ने क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि जो यह संधि हुई थी वो सिंपल था कि दक्कन के यानी कि साउथ इंडिया के 6 प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी को वसूल किया जाए। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में नोट्स दे ही चुका हूँ, क्या है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर केवल साउथ इंडिया तक बालाजी विश्वनाथ जो है सीमित रहा। ठीक है, लेकिन बाजीराव प्रथम जब आता है तो उसने टारगेट ही दे दिया मराठों को कि नॉर्थ इंडिया पर शासन करना है। ठीक है, प्रत्यक्ष शासन करना है, केवल लूटपाट और अधीनता मनवाने तक रहता तो बहुत बेहतर रहता, है ना। ये चीज़ शिवाजी नहीं करता। यही अंतर था बाजीराव और शिवाजी में। क्लियर? ये योग्य तो था लेकिन महत्वाकांक्षी भी था और अति महत्वाकांक्षा का शिकार था और दूरदर्शिता का इसमें कहीं ना कहीं से अभाव था। अगर आप उत्तर भारत के विजय की बात करते हैं दक्षिण भारत में रहते हुए, और जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो प्राकृतिक सीमा है, अगर भारत की प्राकृतिक सीमा की बात की जाए, नॉर्थ और साउथ के बीच का मैं बात कर रहा हूं, अगर भारत की प्राकृतिक सीमा की बात की जाए तब ये जो विंध्य सेक्शन आपका ये देखिए विंध्य सेक्शन है ना, और ये है सिंधु नदी, अरे विंध्य पर्वत, ये सेक्शन जो है प्राकृतिक सीमा है।
क्लियर। नॉर्थ इंडिया के शक्तियों को ऊपर में शासन करना था और साउथ इंडिया के शक्तियों को नीचे करना था। लूटपाट कर सकते थे एक दूसरे के एरिया में आकर के, जैसे कि राजेंद्र चोल एक बार आया था और पाल शासकों के काल में अटैक किया था और गंगईकोंड चोलपुरम का उपाधि लिया था। ऐसा तो उसने नहीं किया कि बंगाल पर शासन स्थापित कर लिया। नॉर्थ से अटैक को अगर इतिहास को आप देखते हैं तो आपका समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था अटैक, भारत का नेपोलियन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, लेकिन वही अधीनता मनवाने तक, लूटपाट तक था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर जो है गलती कर बैठा, सत्ता स्थापना करने चला था, उन लोगों का खुद का अपना वंश जो है नष्ट हो गया। साउथ की शक्तियों में एकमात्र उदाहरण यही मराठे हैं जो नॉर्थ में दिल्ली पर कब्जा करने का स्वप्न देखने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है विंध्य का जब उन्होंने उल्लंघन किया, क्लियर, तो इसमें जो है बाजीराव प्रथम का इसमें डिसीजन था पहला, और इसे परिपूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। बाजीराव प्रथम का पुत्र जो था, ठीक है, बालाजी बाजीराव, क्लियर। जब बालाजी बाजीराव ने डिसीजन लिया और वहाँ पर तो स्थिति मुगलों की कमज़ोर हो रही थी। 1752 का जो संधि हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का अटैक जो है इधर से शुरू हो चुका था, क्लियर। जब यहाँ कमज़ोर शासक पड़ते थे दिल्ली में, इधर से अटैक शुरू हो जाता। क्यों होता था, है ना, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, क्लियर। ये सब संसाधन विहीन क्षेत्र है, इधर से अटैक होगा ही। अफगानिस्तान से आज भी संसाधन विहीन है ना, तो इधर से खतरे बने रहते हैं हमेशा। आज आतंकवाद टाइप का कुछ खतरा है। अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा था, मुगल तो कमज़ोर हो चुके थे, 1752 में संधि कर लिया और अहमद शाह अब्दाली सुरक्षा देने का वचन दे दिया मराठों ने। लेकिन चूंकि इससे पहले ही इनका विस्तार राजपूताना से टकराने लगा था, झारखंड तक आ गए थे, है ना, तो विस्तार तो उन्होंने कर लिया था। टैक्स कलेक्शन, 14 सरदेशमुखी डायरेक्ट टैक्स जो भी कलेक्शन करना है कर रहे थे, लेकिन अच्छा प्रशासन नहीं दे रहे थे। अच्छा प्रशासन नहीं दे रहे थे तो राजपूत हुए, सिख हुए, जाट हुए, सारे विरोधी हो गए। और मुगल तो दुर्बल थे ही, वो क्या साथ देते। और जो मुस्लिम शक्तियाँ थी उन्होंने तो मराठों का साथ नॉर्थ में नहीं दिया। तो ये सब समस्या था और पानीपत युद्ध में हार होती है। उसके बाद पतन की शुरुआत आप मान सकते हैं, जो फिर अंग्रेजों के साथ अलग अलग जो युद्ध हुए उसके बाद पतन हुआ। लेकिन पतन का मूल कारण अगर आप देखिएगा तो एक मराठा संघ जो 5 पार्ट में बटा हुआ था। इन 5 संघों का नाम और उनके क्षेत्र को अच्छी तरह से आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे आपका बड़ौदा का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गायकवाड़ लोग थे, ठीक है। नागपुर का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भोंसले लोग थे नागपुर में। पुणे का बात करते हैं तो मेन सेंटर इनका था पेशवा, जो कमज़ोर पड़ रहा था इन लोगों के काल में। और इधर आपका ग्वालियर वगैरह था, सिंधिया। ग्वालियर में कौन था? सिंधिया। इंदौर में कौन था? होलकर। इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, ठीक है। और नीचे 3, तो ये सारे मिलकर के एक संघ बनाए थे। और जैसे ही सेंटर कमज़ोर होता था, पेशवा अब हो ही चुका था, तो इन लोग विद्रोही बने हुए थे, प्राकृतिक सीमा का उल्लंघन किया। तो पतन में इन दोनों तत्वों को महत्व देना है। अब पतन और उत्थान का एक कंसेप्ट याद रखिएगा, है ना। चाहे कोई भी टॉपिक हो हिस्ट्री का या कहीं भी पतन का, ठीक है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी पतन और उत्थान की बात किया जाए, हर जगह ये कंसेप्ट जो है काम देगा। पतन में हमेशा ध्यान रखिएगा या उत्थान में कि आंतरिक तत्व ही महत्वपूर्ण होते हैं, बाह्य तत्व नहीं, ठीक है। आपके जीवन को कोई नहीं उठा सकता, आप खुद उठा सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे जो है आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। मराठों का उत्थान हुआ तो किसी बाह्य शक्तियों ने उनका उत्थान नहीं किया, उनमें आंतरिक
कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण उनका उत्थान हुआ, चाहे भौगोलिक परिस्थिति हो या बाद में शिवाजी की योग्यता हो। यहाँ तक कि आप सिंधु घाटी के उत्थान की भी अगर बात करते हैं कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इधर उधर आप जितना भी चर्चा कर लें, मेसोपोटामिया से प्रभाव था या प्रेरित थे, लेकिन अंततः आपको मानना ही पड़ेगा कि यहाँ पर ही जो अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हो रही थीं, उन सारे संस्कृतियों के मिलने के बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। पतन का भी यही कंसेप्ट है, पतन भी आंतरिक कारकों से ही होता है। ठीक है, आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, अगर आप असफल होते हैं कहीं ना कहीं से आपका ही दोष रहा है। क्लियर, अंदर में आप कभी खाली टाइम में बैठ करके सोचिएगा, खुद बहुत सारी गलतियां, एक गलती नहीं 8, 10, 20, 50 गलती भी आपको मिलने लगेगा, तब आपको फील होगा हाँ ये सब गलती किए हैं जिसके कारण असफल रहे हैं। तो मराठे हो या सिंधु घाटी हो, आंतरिक कारकों से ही पतन इनका हुआ। मराठों का पतन आंतरिक कारकों में क्या हो गया, तो इन्होंने भौगोलिक सीमा का उल्लंघन किया, अति महत्वाकांक्षी होकर के प्राकृतिक सीमा का उल्लंघन करके वो दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देखने लगे, दक्षिण की शक्ति होकर के। उस समय संचार यातायात की तो ऐसी आधुनिक व्यवस्था थी नहीं, है ना, कि आप पूरे भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण कर पाते, किसी के लिए संभव नहीं हुआ। तो मराठे क्या करते। दूसरा, इनकी आंतरिक कमजोरी क्या थी, पहाड़ी क्षेत्रों में छापामार युद्ध के लिए ही ज़्यादा प्रवीण थे, ये मैदानी युद्ध में टिक नहीं पाए। क्लियर। तीसरा, इन्होंने जीता, टैक्स भी कलेक्शन किया, लेकिन अच्छा प्रशासन नहीं दिया। चौथा, इन्होंने संघीय व्यवस्था का जो स्थापना किया, ठीक है, वो एक गलती था और उस पर नियंत्रण केंद्र का अच्छी तरह से पेशवा का नहीं रह पाया। लेकिन अगर आप जाते हैं पानीपत युद्ध और अंग्रेजों के साथ संघर्ष, इसको अगर आप कारण बताते हैं, मुख्य कारण बता के इसको डील कर देते हैं, तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक कारक जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उत्थान में भी और पतन में भी। चाहे कोई भी टॉपिक हो, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह समाप्त होता है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं झारखंड के इतिहास के पहले टॉपिक का करना चाहूँगा, आदि धर्म और सरना धर्म, है ना। देखिए, आदि धर्म या सरना धर्म या आदिवासियों से संबंधित, विशेष रूप से झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा के कुछ भागों के आदिवासियों से संबंधित यह धर्म है। ठीक है, और इस धर्म को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो आदि धर्म और सरना धर्म जब टॉपिक आता है, तो अगर आप सतही स्तर पर पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसको भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको शोध स्तर पर चले जाना है, लेकिन प्रत्येक पक्ष को, प्रत्येक संभावित पक्ष को आपको थोड़ा सा स्टडी करना ही होगा। क्लियर। तो आदि धर्म क्या है, ठीक है, इसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, इसकी जो आपकी सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, इतना तो आपका समान रूप से हर जगह मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखिएगा, इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता काफ़ी दिया जाता है आदि धर्म सरना धर्म में। ठीक है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति में तो आपका जनरली मिल जाएगा कि संथालों का एक समूह जब जंगल जा रहा था तो उनको लगा कि आखिर ये पूरे पृथ्वी की उत्पत्ति किसने की, है ना। जो पूरा वातावरण हम देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, तो उनका जब उत्तर नहीं मिल पाया, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो एक तीर मारते हैं, जहाँ गिरेगा मान लेंगे कि वही उत्पत्ति किया है। जब मारा तो एक साल वृक्ष के समीप गिरता है, तो साल वृक्ष को ही उन्होंने पवित्र मान लिया, देवता मान लिया। इट मीन्स ये मत समझ लीजिएगा कि ये सही है, आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, एक दंत कथा है। क्लियर। जब प्रमाण नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। क्लियर। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, चूंकि आदि धर्म सरना धर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आदि धर्म, आदिवासी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आदिवासी। क्लियर। दोनों में आदि आदि का अर्थ क्या हुआ, प्राचीनतम। ठीक है, झारखंड के प्राचीनतम जातियों में से एक हैं, हालांकि सदान और पहले से रह रहे हैं, वो अलग मैटर है।
लेकिन फिलहाल जो है सरना धर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्राचीनतम जातियों में से एक है आदिवासी समुदाय। क्लियर। तो इनका जो है विशेष रूप से लगाव रहा है पहाड़, जंगल, पर्वत, नदियों से, जल, जंगल, जमीन, शॉर्ट में अगर आप बात कीजिए तो इनका काफ़ी जो है लगाव रहा है। क्लियर। जब इनका लगाव रहा है तब धीरे धीरे जब प्रकृति के इतने करीब थे तो प्राकृतिक वस्तुओं का ही इन्होंने जीवन यापन के लिए यूज किया। क्लियर। और धीरे धीरे इनको अगर धार्मिक आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए इन्होंने प्रकृति का ही पूजन करना शुरू कर दिया। और चूंकि इनमें स्वायत्तता काफ़ी थी एक दूसरे के प्रति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह समुदाय आज भी बहुत महत्व देता है, तो धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और साल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसका बहुत सारा बहुउपयोगी वृक्ष है ना। तो उसका जो है उपयोगिता इस समुदाय को शुरुआत में जो पूर्वज होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इसका उपयोगिता फील हुआ होगा, इसलिए साल वृक्ष को पवित्र मान लिया गया होगा। ठीक है। तो एक जो है आपका निरंतर विकास जो होता गया उसी का जो है उसी के परिणाम स्वरूप जो है आपका सरना धर्म के रूप में एक विचारधारा जो है अस्तित्व में आया। अब इसका हाल ही में आपको पता है कि 11 नवंबर 2020 को हेमंत सोरेन के द्वारा सरना धर्म कोड के संबंध में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया। अगर आप इस चीज़ को नहीं जोड़ेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा आदि धर्म सरना धर्म, इसको भी जोड़ना अनिवार्य है ना। तो उसमें कहा क्या गया है कि 2021 का जो जनगणना होगा उसमें जो हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है सरना धर्म को उससे अलग किया जाए, है ना। क्योंकि सरना धर्म की अपनी पहचान है, पृथक पहचान है, तो इस पहचान को जो है वैधानिक संवैधानिक बनाना बहुत ज़रूरी है। अब केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है कि इसे कब स्वीकार करती है। तो यहाँ से भी प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्या मांग उचित है। तो उसके पक्ष में आपको कुछ तर्क देना है, कुछ विपक्ष में, फिर अपने विचार दे देने हैं। ठीक है। चूँकि सांस्कृतिक विविधता है, आर्टिकल 29 का आप विवरण दे सकते हैं जिसमें संस्कृति का संरक्षण है, आदिवासियों के आध्यात्मिक संतुष्टि की बात आप कर सकते हैं, उनकी भावना की बात कर सकते हैं जो सरना धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ मंदिर नहीं होता है, धर्म ग्रंथ नहीं होता है, हिंदू में मंदिर और धर्म ग्रंथ होता है। ठीक है। यहाँ का पूजन पद्धति अलग है, वहाँ का पूजन पद्धति अलग है। यहाँ पर पाहन भी सामान्य जनता की तरह होते हैं, अन्य सरना धर्मावलंबियों की तरह होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे धर्म में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वहाँ के जो पुरोहित होते हैं, है ना, पुजारी वर्ग होते हैं, उनका थोड़ा सा विशिष्ट स्थान रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, इन लोग खुद मेहनत करके जीवन यापन करते हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अपने मत को आप लिख सकते हैं, तो एक अच्छा उत्तर जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सब लिखने की कला आप में धीरे धीरे विकसित होती जाएगी जब नए नए चीज़ों को आप खुद से लिखना शुरू करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है सिविल सेवा के लिए। समझ गए ना। तो ये था आपका आदि धर्म या सरना धर्म। क्लियर। आदि धर्म सरना धर्म की उत्पत्ति बतानी है और उनके जो देवी देवता के नाम हैं, उनके पूजन स्थल के नाम हैं और उनकी विशेषताएं बतानी हैं। उसके बाद जो 2 प्रश्न बनता है, क्या इसे अलग धर्म का नाम देना चाहिए, अलग धर्म के रूप में मान्यता देना चाहिए। एक प्रश्न बनता है, क्या हिंदू धर्म के समीप है। ठीक है। तो ये मैक्सिमम चांस है कि जो मुख्य प्रश्न रहेगा उसके पीछे जोड़ करके दोनों सेक्शन दे सकता है। क्लियर। यही सब बात करना था। आशा है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जेपीएससी मेंस, जेपीएससी प्रीलिम्स जैसे सीजीएल के लिए जो भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वीडियो देखने के लिए